बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 21 मई 2022 है, दिन है जी हफ्ते का। फिनलैंड और स्वीडन के अलावा दो ममालिक नए ऐसे आ गए हैं जिन्होंने नेटो की मेंबरशिप की ख्वाहिश का इजहार दोहराया है एक बार फिर से। और एक मुल्क तुर्की के अलावा ऐसा सामने आया है जिसने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है वो दो नए ममालिक जो नेटो की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नक्शे की मदद से आपके साथ शेयर करूंगा। और जो कमांडर गुज़िश्ता रोज़ धमकी आमेज जिसकी वीडियो सामने आई थी कि हमारा बहुत खुफिया मंसूबा है और हम अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं, उसने उस वीडियो पैगाम के तकरीबन 8 घंटों बाद हथियार डाल दिए। मॉस्को ने क्लेम किया कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर 400 से ज़ायद जो अज़ोव बटालियन के जो ट्रूप्स थे वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने हथियार डाल दिए और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट समेत पूरा मरियोपोल जो है अब मॉस्को के कंट्रोल में है। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुफिया मिशन जो है वो शेयर किया इन फौजियों के हथियार डालने के बाद। वो खुफिया मिशन क्या है वो भी आपके सामने रख दूं। और इस कमांडर को जो कल वीडियो जारी कर रहा था, इसे कहां पर मुंतकिल किया गया, किस तरह से इसकी मेहमान नवाजी की है मॉस्को की फोर्सेस ने, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूं। एक तो जो लड़ाई है वो जारी है डोनबास रीजन के अंदर, लोहेंस्क और डोनियस्क में। ये हतमी फैसला कुन दिन, फैसला कुन घंटे चल रहे हैं और मॉस्को की जानिब से किसी भी वक्त अनाउंस किया जा सकता है कि मॉस्को ने लोहेंस्क का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया। रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दी है फिनलैंड के लिए। पहले से अनाउंस कर दिया था रशिया ने कि फिनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी तो जुमे को बंद कर दी गई थी और गैस सप्लाई का बंद करने का मॉस्को ने अनाउंस कर दिया था कि आप लकड़ियों शकड़ियों का बंदोबस्त कर लें, गैस हमारी जानिब से आपकी गैस जो है वो बंद कर दी जाएगी हफ्ते के रोज़। तो आज फिनलैंड की गैस भी मॉस्को ने बंद कर दी है। तुर्की की जो कंसर्न्स हैं, जो एतराज़ात हैं फिनलैंड और स्वीडन पर, उसके हवाले से अमेरिका की एक स्टेटमेंट जारी हुई, बहुत कॉन्फिडेंट। जिस तरह से जो बाइडन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे जब उन्होंने फिनलैंड और स्वीडन के सरबराहान को होस्ट किया व्हाइट हाउस में, तो उसी तरह की कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट यूएस के ऑफिशियल्स की जानिब से जारी की गई कि तुर्की मान जाएगा, तुर्की नखरे कर रहा है, लेकिन हमारी बातचीत जो है वो तुर्की के साथ चल रही है। तुर्की आने वाले दिनों में फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप के लिए मान जाएगा। चलें, तुर्की तो मान जाएगा, लेकिन जो नया मुल्क, नेटो मुल्क सामने आया है उसके हवाले से आप क्या करेंगे वो स्टोरी मैं बाद में शेयर करता हूं। पहले मैं आपको अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का बता दूं। गुज़िश्ता रोज़ एक कमांडर की जानिब से, जो अज़ोव बटालियन का डिप्टी कमांडर कहा जा रहा था उसे, उसकी जानिब से पैगाम जारी किया गया था कि हमारे पास खुफिया मिशन है, हम अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं और मैं मिशन जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा खुफिया है। उसके 8 घंटों बाद तकरीबन ये खबर सामने आई मॉस्को की जानिब से, RT पर ये खबर शाया हुई कि हमने पूरा अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जो है वो खाली करवा लिया, जिसके बाद मरियोपोल का कंट्रोल रशिया के पास, मॉस्को के पास आ चुका है। और ये बताया गया कि 400 से ज़्यादा जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद ट्रूप्स थे उन्होंने हथियार डाल दिए, इंक्लूडिंग दैट कमांडर जो वीडियो जारी कर रहा था। और उस कमांडर को रशिया ने ये बताया कि आप पढ़ सकते हैं कि RT पर जो शाया हुई खबर, उसमें कहा गया कि जनाब इसे खसूसी प्रोटोकॉल के साथ इस कमांडर को मुंतकिल किया गया, एक सेपरेट व्हीकल के अंदर इसे डाला गया। वैसे तो बसों में लेकर जा रहे हैं इस अज़ोव बटालियन के जो कमांडर जो छुपे हुए थे 2-3 हफ्तों से, इन्हें बसों में डाल कर इकट्ठा लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसे खसूसी प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से जब इसने हथियार डाले। क्योंकि मरियोपोल के जो अवाम हैं, अकॉर्डिंग टू मॉस्को, मरियोपोल के जो अवाम हैं और जो मॉस्को की फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और इसके साथ कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से ये धमकियां लगा रहा था एक रोज़ कबल, बल्कि 8 घंटे कबल तक, तो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है मरियोपोल के अवाम, मॉस्को की फोर्सेस, इसलिए इसे स्पेशल प्रोटोकॉल के अंदर ले जाया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने सलाम पेश किया इन अज़ोव बटालियन के ट्रूप्स को जिन्होंने इतने दिन रेजिस्ट किया, छुपे रहे और ढाल बनाकर बैठे रहे। 100 से ज़ायद सिविलियंस को भी इन्होंने ढाल बनाया हुआ। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं सलाम पेश करता हूँ इन लोगों को जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद रहे और उन लोगों को जिन्होंने इनके सर्वाइवल में मदद की। वो लोग कौन थे? वो लोग थे यूक्रेन के ट्रूप्स, यूक्रेन की फिजाइया। अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर ने कहा कि इस दौरान, जिस दौरान ये अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर छुपे रहे ये अज़ोव बटालियन के ट्रूप्स, तो इन्हें खाना पीना, इन्हें अद्वियात, इन्हें कैसे मिलती रही? क्या ये कोई मौजज़ा था कि ये 2 हफ्तों से ज़ायद तकरीबन 20 दिन ये जिंदा रहे? हमने इन्हें खाना पीना, इन्हें अद्वियात प्रोवाइड की। और मैं सलाम पेश करता हूँ यूक्रेन की फ़िज़ाइया को
उन तैयारों को, उन हेलीकॉप्टर्स को जो अपना आप खतरे में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर इन्हें अद्वियात और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते रहे। हैरानकुन, क्योंकि मरियोपोल जो है वो मॉस्को के कंट्रोल में रहा और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट को इस तरह से सील किया था मॉस्को ने व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर के बाद कि यहाँ एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती थी। तो कहाँ से तैयारे और हेलीकॉप्टर्स आए, कहाँ से खुराक और अद्वियात आई? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये जो क्लेम है ये किस हद तक दुरुस्त है? इसे दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। मॉस्को का इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया। अगर आप खुराक और अद्वियात वहाँ पर पहुँचा सकते थे तो फिर आप यहाँ से इन्हें बाहर भी निकाल सकते थे। पॉसिबल नहीं है कि आप मॉस्को की फोर्सेस के होते हुए, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के सील होते हुए आप यहाँ पर खाने पीने की अशिया, अद्वियात पहुँचाते रहे, तो फिर इन्हें निकाल कर क्यों नहीं लेकर गए? खैर, अब मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो डॉनबास रीजन ऑलमोस्ट मॉस्को के कंट्रोल में आ चुका है। खिरसोन का इलाका मॉस्को के कंट्रोल में आ चुका है। मरियोपोल, आज ही मॉस्को ने क्लेम किया कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट भी क्लियर हो गया। मरियोपोल भी मॉस्को की फोर्सेस के कंट्रोल में आ चुका है। आगे ओडेसा है, ओडेसा के बाद जो है वो ट्रांसनिस्ट्रिया है जो कि मोल्दोवा का हिस्सा है। वहां तक अब मॉस्को की फोर्सेस जाती हैं, ट्रांसनिस्ट्रिया तक, या फिर इससे भी आगे जाएंगी। मोल्दोवा से आगे मैं आपको बता दूं कि मोल्दोवा से आगे जो टेरिटरी है वो स्टार्ट हो जाती है नेटो की टेरिटरी, जहां पर रोमेनिया आ जाता है, फिर हंगरी आ जाता है। हंगरी के बाद एक मुल्क है क्रोएशिया। क्रोएशिया वो मुल्क है नेटो का मेंबर, ये 2009 में आई गेस बन गया था क्रोएशिया। इसने एतराज उठाया है फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप पर। क्रोएशिया के जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए कि हम फिनलैंड और स्वीडन को एक्सेप्ट ना करें नेटो के अंदर। जिस तरह से तुर्की ने इतराज़ आयद किया है, हमें भी अपने जो कंसर्न्स हैं, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने जो मुतालबात हैं वो टेबल पर रख देने चाहिए। बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास कि हम अपने मुतालबात मनवा सकें। तो एक क्रोएशिया के प्रेसिडेंट के मुतालबात हैं क्या? तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान तो ये कहते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से ऑपरेट करती हैं। क्रोएशिया का मामला क्या है? क्रोएशिया के मुतालबात क्या हैं? प्रेसिडेंट ने ये कहा क्रोएशिया के कि हमें मुतालबा अपना रखना चाहिए कि बोस्निया और कोसोवो, बोस्निया जो है वो मुस्लिम कंट्री है, क्रोएशिया के साथ है, फिर कोसोवो भी बोस्निया के साथ है, इन दोनों को नेटो की मेंबरशिप दें, वरना हम फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप के लिए हामी नहीं भरेंगे। अब आप क्रोएशिया को बोस्निया और कोसोवो की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों है? थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूंगा। मैप आपको नज़र आ रहा होगा, यूगोस्लाविया एक एम्पायर हुआ करती थी, एक किंगडम हुआ करता था यूगोस्लाविया। ये आपको मैप पर नजर आ रहा होगा। एक तरफ सोवियत यूनियन है और एक तरफ आपको छोटा सा जो है, इतना छोटा नहीं था, यूगोस्लाविया के अंदर 6 ममालिक और 2 ऑटोनोमस रीजन्स हुआ करते थे। अगर आप इसे सोवियत यूनियन के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो जाहिर है सोवियत यूनियन तो आधी दुनिया जितना था। तो खैर, यूगोस्लाविया के अंदर 6 ममालिक और 2 ऑटोनोमस रीजन्स थे, जिसमें क्रोएशिया भी शामिल था, सर्बिया भी शामिल था, फिर ये जो बोस्निया का इलाका है, कोसोवो है, कोसोवो जो है वो ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था। ये तो यूगोस्लाविया की हिस्ट्री बड़ी तवील है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। खैर, 80s के बाद यूगोस्लाविया भी जो है वो टूटना स्टार्ट हो गया था। इनकी आपस में कुछ झगड़े स्टार्ट हो गए थे। इकोनॉमिक रीजन्स भी थी उसकी, कुछ गवर्निंग रीजन्स भी थी, फिर एथनिक रीजन्स भी थी। बोस्निया मुस्लिम कंट्री है, फिर क्रोट्स भी यहाँ पर रहते थे, सर्ब्स भी यहाँ पर रहते थे, बहुत सारी खिचड़ी पकने लगी थी। तो सबसे पहले जो मुल्क आया जिसने सेपरेशन का ऐलान किया वो मुल्क था सर्बिया। सर्बिया ने सेपरेशन का ऐलान किया और सर्बिया ये चाहता था कि कोसोवो जैसे जो ऑटोनोमस रीजन्स हैं उनको भी अपने साथ शामिल करके हम बड़ा सा एक सर्बिया बना लेंगे। लेकिन यहाँ से बोस्निया और क्रोएशिया, इन ममालिक ने सर्बिया के साथ जंग स्टार्ट कर दी कि ऐसे तो नहीं होगा कि आप ऑटोनोमस रीजन्स को भी अपने साथ ले जाएं। तो सर्बिया और इन ममालिक के दरमियान जंग स्टार्ट हो गई। तो इन ममालिक ने, जो कि हारते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि सर्बिया का झुकाव जो है वो सोवियत यूनियन की जानिब था। सोवियत यूनियन यूगोस्लाविया को बहुत ज़्यादा सप्लाई सोवियत यूनियन से भी आया करती थी। तो सर्बिया का पलड़ा जब भारी हुआ तो क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, इन ममालिक ने किससे मदद मांगी? इन ममालिक ने नेटो से मदद मांगी। नेटो के साथ इनका एक मुआहिदा हुआ, मेंबरशिप नहीं मिली, इनका एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत नेटो की फोर्सेस आईं और उन्होंने सर्बिया के दारुल हुकूमत बेलग्रेद
बेलग्रेद जो है वो सर्बिया के दारुल हुकूमत है। अब बेलगोरोद भी मैं अक्सर अपनी वीडियोस में नाम लेता रहता हूँ। बेलगोरोद जो है वो रशिया का एक शहर है जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पर है। बेलग्रेद जो है वो सर्बिया के दारुल हुकूमत है। यहाँ पर नेटो ने बहुत ज़्यादा बमबारी की थी। ये 95 के बाद ये जंग स्टार्ट हुई थी सर्बिया की, ये जो यूगोस्लाविया की जंग है। तो नेटो ने बहुत ज़्यादा बमबारी की थी सर्बिया पर और ये फिर अलहदा हो गए थे, इनके टुकड़े हो गए थे। क्रोएशिया अलहदा हो गया था, कोसोवो एक अलहदा मुल्क बन गया था, बोस्निया एक अलहदा मुल्क बन गया था और सर्बिया जो है वो एक अलहदा मुल्क बन गया था। और सर्बिया आज तक नेटो का हिस्सा नहीं है। सर्बिया रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है क्योंकि सर्बिया पर नेटो ने बमबारी की थी 90s में। तो सर्बिया के अंदर अभी भी वो नफरत नेटो के लिए मौजूद है। सर्बिया जो है वो रशिया के साथ है, जैसे बेलारूस रशिया के साथ है और उसने कोई सैंक्शंस आयद नहीं की रशिया पर, कोई रशिया के खिलाफ उसने बात नहीं की बेलारूस ने। इसी तरह जो सर्बिया है उसने भी रशिया के खिलाफ कोई बात नहीं की, कोई सैंक्शंस रशिया पर आयद नहीं की। उसकी वजह यह है कि नेटो के साथ इनका जो हिस्ट्री है वो सही नहीं है। तो खैर नेटो निकल गया, यूगोस्लाविया के टुकड़े हो गए। अब ये जो 2-3 ममालिक थे जिन्होंने नेटो के साथ एक मुआहिदा किया था और नेटो की मदद से इन्हें जो है इनकी आज़ादी मिल गई, कोसोवो एक अलहदा मुल्क बन गया, बोस्निया जो है एक अलहदा मुल्क बन गया। तो इन्होंने फिर तब से इनकी ख्वाहिश थी कि हमें नेटो की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, जिस तरह से क्रोएशिया को मिल गई 2009 में, तो इन्हें भी मिल जाए। लेकिन इन्हें नेटो की मेंबरशिप आज तक नहीं मिली। और अब जब ये जंग स्टार्ट हुई तो फिर से आवाज़ आई कोसोवो से और बोस्निया से कि हमें नेटो की मेंबरशिप दी जाए। लेकिन उस आवाज़ को कौन सुनता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मिलिटरली पावरफुल मुल्क नहीं है बोस्निया और कोसोवो। और नेटो की मेंबरशिप के लिए आपको कुछ तो देना है ना, नेटो को कुछ तो आपने भी पार्टिसिपेट करना है। जैसे फिनलैंड और स्वीडन जैसे स्टेबल कंट्रीज़ हैं जिनकी अच्छी पावरफुल आर्मी है, तो उस तरह के ममालिक को झटपट करके जो है नेटो एक्सेप्ट कर लेता है। तो कोसोवो और बोस्निया की बात फिर नहीं सुनी, नेटो ने इग्नोर कर दी। तो अब जब फिनलैंड और स्वीडन नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने आए तो कोसोवो और बोस्निया का जो पार्टनर था इस जंग के दौरान, जिसका जिक्र मैंने किया, जो क्रोएशिया था, क्रोएशिया बोस्निया कोसोवो ये साथ ही थे सर्बिया के खिलाफ। तो फिर अब क्रोएशिया ने ये कहा है, क्रोएशिया के प्रेसिडेंट का ये मानना है कि हमें अब आवाज़ उठानी चाहिए, अपने जो कोसोवो और बोस्निया के लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि पहले इन्हें मेंबरशिप दो भाई, इनका पहले हक बनता है, फिर फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप की बात करना। तो ये जो प्रेसिडेंट हैं क्रोएशिया के, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कहा कि हम मिक्स हैं, हम पहले एक ही मुल्क थे, तो यहाँ जो एथनिसिटी है वो मिक्स है। क्रोएशिया के अंदर बोस्नियंस भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, कोसोवो के लोग भी रहते हैं, फिर बोस्निया के अंदर जो है वो क्रोट्स भी रहते हैं और कोसोवो के लोग भी, यानी मिक्स एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो फिर क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि आगे इलेक्शन भी आ रहा है तो उसमें भी हमें फ़ायदा होगा, और जो बोस्निया के अंदर हमारी कम्युनिटी रहती है उससे भी फ़ायदा होगा, और हमारे जो मुतालबात हैं वो भी तस्लीम हो जाएंगे, और हमारा जो खित्ता है, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी, नेटो आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें चाहिए कि हम फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप पर एतराज़ करें और ये मुतालबा रखें कि पहले भाई इन्हें मेंबरशिप दो, कोसोवो और बोस्निया को, फिर उसके बाद हम फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप की बात करेंगे। लेकिन जो क्रोएशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर जो नुमाइंदा हैं नेटो के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, प्रेसिडेंट की बात की कोई वर्थ नहीं है, और हम जो है, हमें नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग कह चुके हैं कि जनाब यस बोल दें और ठप्पा लगा दें तो हम ठप्पा लगाएंगे। लेकिन खैर प्रेसिडेंट जो हैं क्रोएशिया के, वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि कोसोवो और जो बोस्निया है उनकी मेंबरशिप की बात करनी चाहिए, ना कि हमें फिनलैंड और स्वीडन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो बाइडन की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से इसका जिक्र ही नहीं है। क्रोएशिया की कोई वर्थ ही नहीं है, कोसोवो और बोस्निया की कोई वर्थ नहीं है नेटो की नज़र में कि उसका रिएक्शन भी आए जो बाइडन की जानिब से या किसी नेटो मुल्क की जानिब से। बल्कि तुर्की के हवाले से जो है बोल्ड स्टेटमेंट्स जो हैं यूएस की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, जर्मनी, नेटो ममालिक की जानिब से सामने आ रही हैं, और तुर्की के कंसर्न्स को लेकर नेटो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा जो हैं वो फिक्रमंद हैं, ना कि बोस्निया और कोसोवो और क्रोएशिया के मुतालबात को लेकर इतने ज़्यादा कंसर्न्स नेटो के अंदर नहीं पाए जाते। खैर किस हद तक क्रोएशिया, क्योंकि अब जो है वो इन ममालिक की जानिब से खुलकर वोटिंग की जाएगी और अपनी राय का इजहार किया जाएगा, तो क्या प्रेसिडेंट ये प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे और अपना ये जो मौक़िफ़ है उस पर अपनी आवाम को, अपनी गवर्नमेंट को मना पाएंगे कि हमें इनकार कर देना चाहिए फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप के लिए, और हमारा जो मुतालबा है वो टेबल पर रखना चाहिए? और क्या अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ये मुतालबा क्रोएशिया का, कोसोवो, बोस्निया का ये मुतालबा सुनेंगे, या फिर उसी तरह नाक की सीध में आगे चलते जाएंगे, अपना फ़ायदा देखेंगे? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।